हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 12 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलरली लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा रिसर्च फर्स्ट, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन EWS verdict a discrimination antithetical to equality। दोनों एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल रिसर्च फर्स्ट। सबसे पहले शोध। द कंपल्शन टू पब्लिश हैज लेड टू पुअर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। प्रकाशित करने की बाध्यता के कारण अनुसंधान की गुणवत्ता खराब हो गई है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी जिस तरीके से यूजीसी का एक डिसीजन आता है, जिसमें जब पीएचडी कंप्लीट होती है, थीसिस जमा करने से पहले एक मैंडेटरी स्टेप हुआ करता था कि जो जर्नल वगैरह में उसमें पब्लिश कराना होता था और जो रिसर्च पेपर होता था, और कई बार इसकी वजह से जो रिसर्च प्रैक्टिसेस होती थी उसकी गुणवत्ता में कमी भी देखने को मिलती थी, क्योंकि ये मैंडेटरी होता था। और जो विद्यार्थी होते हैं उनको कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिसर्च को कंप्लीट करने की काफ़ी जल्दी भी रहती है। और ऐसे में क्या रहता है कि चूंकि ये मैंडेटरी प्रोसेस हो गया है, और ये भी है कि स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ये सब भी इनसफिशिएंट जो हायर इंस्टीट्यूट में वो माने जाते हैं, तो ऐसे में बेटर क्वालिटी, बेटर अगर जनरल में पब्लिश कराना है तो वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो इससे बचने का प्रयास होता था, और कहीं से भी इस मैंडेटरी स्टेप को पूरा करने के लिए बस खाना पूर्ति किया जा रहा था। और अब ऐसे में जो क्वालिटी रिसर्च होता है उसका स्तर घटता हुआ देखा जा रहा था। तो जिस तरीके से इस कंपलसरी जो रिक्वायरमेंट है इसको यूजीसी द्वारा हटा दिया जाता है। बेसिकली जो ग्लोबल अगर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा है, कंपलसरी पब्लिकेशन का कोई तरीका नहीं रहता है। बेसिकली ये सब कुछ वॉलंटरी बेस रहता है कि अगर आप चाह रहे हैं तो आप रिसर्च कराइए। हाँ, अगर किसी जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारा वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं, अगर मान लीजिए वही पब्लिश उनका पेपर होता है जर्नल्स में, तो उससे वैल्यू एडिशन मिलता है। बेटर इंस्टीट्यूट में उनके जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, उनका इवैल्यूएशन काफ़ी, उसका स्तर ऊपर हो जाता है। इन सब के साथ में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से यूजीसी द्वारा इस बात की भी संस्तुति की गई है कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको अपने जर्नल का प्रयास करना चाहिए कि हाई क्वालिटी जर्नल में उनके पेपर प्रकाशित हो। ये मैंडेटरी अब नहीं है, पर उन्हें खुद से ये प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अच्छे जर्नल में उनका पेपर को प्रकाशित होता है, तो जब अगर वो पोस्ट डॉक करने जाएंगे तो वहाँ पर उनको बेनिफिट मिलेगा। और आईआईटी वगैरह में ऐसे नॉर्म होते हैं, कोई मैंडेटरी वहाँ पर नहीं है, बट वॉलंटरी बेस पे अपने पेपर को जर्नल में पब्लिश कराया जाता है। और यदि ऐसा जब रहता है तो पोस्ट डॉक करने में या बेटर इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए उनका रास्ता और ज़्यादा सशक्त हो जाता है। और आगे अब ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है। बेसिकली अगर हम कई सारे एकेडमिक डिसिप्लिन की डाइवर्सिटीज़ की बात करें, तो जैसे ह्यूमैनिटीज़ में अगर बात करते हैं तो इस तरीके के जो मोनोग्राफ को पब्लिकेशन किया जाता है काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है। लेकिन कई ऐसे हम डिसिप्लिन की बात करें, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर जनरल में पेपर को पब्लिकेशन करने पे उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना सेमिनार करने में। और कॉन्फ्रेंस हो गया, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है वनस्पत जनरल को पब्लिकेशन कराने में। और आगे भी ये बात कही जा रही है, जब पेटेंट की बात होती है, अगर पेटेंट ऑब्टेन हो जाता है तो ये भी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को बेहतर माना जाता है। कुछ डिसिप्लिन की बात कही जा रही है, सब में ऐसा नहीं हो पाता है। तो बेसिकली अगर मैंडेटरी
रिक्वायरमेंट हट गया तो निश्चित तौर पर जो इनोवेशन है उसको बल मिलेगा। और कुछ लोगों का ऐसा कंसर्न भी है कि मैंडेटरी अगर पब्लिकेशन को स्तर को हटा दिया गया है तो इससे जो रिसर्च क्वालिटी है उसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि इसको एक बेंचमार्क के तौर पर भी लिया जाता था कि जनरल में किसी का अगर पेपर पब्लिश है तो वो भी एक बेंचमार्क तरीके से काम करेगा। बट अब चूंकि ये मैंडेटरी स्टेप खत्म हो गया है तो अनिवार्यता खत्म होने से ये बेंचमार्क का स्तर भी हो सकता है घटता हुआ देखने को मिल सके, ऐसे कुछ लोग आशंका जता रहे हैं। आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से जो स्टूडेंट होता है उनको जल्दी होती है कि अपनी पीएचडी को कंप्लीट करें, बहुत सारे वित्तीय कारण भी इसके पीछे छिपे होते हैं। तो ऐसे में यूजीसी द्वारा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जब बात आती है स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड देने की विशेष तौर पर रिसर्च वर्क में, तो उस स्तर को सुविधाओं को बढ़ाने की भी आवश्यकता देखनी चाहिए। अगले आर्टिकल में अब बात होगी इन ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट अ डिस्क्रिमिनेशन एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। जिस तरीके से अभी ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक तौर पर अभी रिसेंटली जजमेंट में इसको वैध ठहरा दिया गया है, जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, तो इसी का एनालिसिस इस आर्टिकल में किया गया है। और यहाँ पर ज़्यादातर बात होगी जस्टिस रविंद्र भट्ट के जो व्यू पॉइंट है उनकी बात होगी। जस्टिस रविंद्र भट्ट जी, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस, बेसिकली रविंद्र भट्ट जी की बात किया जाए तो 5:2 का जब बहुमत होता है, माफ कीजिएगा, 5 जजेस की बेंच बैठती है डब्ल्यूएस कोटे को रिव्यू करने के लिए, तो इसमें 3:2 के बहुमत से फैसला इसके पक्ष में आता है। तो ये जो दो जज जिनका व्यू माइनॉरिटी था अथवा अगेंस्ट था इसके, इसमें एक नाम रहता है जस्टिस रविंद्र भट्ट जी का और दूसरा नाम रहता है चीफ जस्टिस तत्कालीन यू ललित जी का। तो अब आगे यहाँ पे बात कर रही जा रही है जिस तरीके से 70 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट भारत की अगर बात कही जाती है तो वेरियस जजमेंट आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जब संविधान की जो एक मूल भावना होती है कि सभी को बराबर ट्रीट किया जाएगा उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब संविधान द्वारा प्रदत्त इस गारंटी की बात होती तो जज होते हैं वो अपने स्वविवेक पर, जो उनके पास डॉक्यूमेंटेड आधार होते हैं, सबूत हो, तो उसके आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और अब बात हो रही है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी की, जो कि जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला नवंबर 2022 में अपने मत को दे रहे हैं। उसमें इनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो जाति आधारित या समुदाय आधारित बहिष्कार ये अनुचित है। लेकिन आज यह नियम ध्वस्त हो गया न्यायालय के लिए। न्यायमूर्ति भट्ट के शब्दों में, गणतंत्र के 7 दशकों में पहली बार संविधान के 103वें संशोधन को बरकरार रखते हुए कि स्पष्ट बहिष्कार और भेदभावपूर्ण सिद्धांत को मंजूरी दी गई है। आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 2019 में इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिकल 15 और 16 जो संविधान का है उसमें बदलाव करते हुए, और जो 10% आरक्षण की बात सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, उसमें जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है उनके लिए सुनिश्चित किया जाता है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से बड़े वर्ग समाज के एससी, एसटी और ओबीसी को इस रिजर्वेशन से बाहर रखा जाता है, बेसिकली ये असंवैधानिक प्रतीत होता है। कुछ आगे फैसलों की भी बात कही जा रही है, कुछ वाद का नाम इसमें आ रहा है, जिसमें 1973 का फेमस केशवानंद भारती वाद का नाम लिया गया है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पर संविधान संशोधन की जब शक्तियों की बात आती है तो इसमें कहा जाता है कि जो संसद के पास जब संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो अनंत नहीं होती है, बल्कि जिस तरीके से नाम है संशोधन अथवा अमेंडमेंट, तो इस नाम में ही ये अर्थ परिलक्षित है कि जो संविधान का जब संशोधन करेंगे तो ये संशोधन उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगा जहां तक संशोधन करने से जो संविधान की मूल भावना है
उसको ही आहत कर दिया जाए। और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कही जाती है, बेसिकली वो केशवानंद भारतीवाद से ही उत्पन्न हुआ था। और आगे ये बात कही जा रही है कि जो पिटिशनर है जनहित अभियान के, उनका ये कहना है कि जो 103वां संशोधन होता है वो तीन तरीके से, तीन कारणों से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन करता है। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जो आर्थिक आधार पे अगर रिजर्वेशन होता है तो जो रिजर्वेशन का मूल जो लॉजिक रहता है उसका ये उल्लंघन करता है। दूसरा, एस सी एस टी ओ बी सी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है और इससे आर्टिकल 15-16 की भावना आहत होती है। तीसरा, ये भी कहा जाता है उनके द्वारा कि इससे जो 50% की जो एक अपर लिमिट लगी हुई थी वो भी एक्सीड कर जाती है। और आगे बात होती है जो तीन जज रहते हैं जो पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, जस्टिस जे बी पर्दावाला। और इनके द्वारा ये बात कही जाती है कि जो एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक ग्राउंड पे रिजर्वेशन की वैलिडिटी की बात कही जाती है। हालांकि जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस भट्ट इस बात से अपना मत नहीं रखते हैं, लेकिन पांचों जज एक बात पर एक मत हो जाते हैं कि इकोनॉमिक आधार पर जो फैसला है आरक्षण का वो दिया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है कि क्या एस सी एस टी ओ बी सी इनका एक्सक्लूजन इस आरक्षण में ये वैध है, तो यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है। और अब आगे बात कही जा रही है 1992 का मामला, इंदिरा शावनी बनाम भारत सरकार का। यहाँ पर सिर्फ जब इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण देने की बात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था जब बैकवर्ड क्लास की बात आती है। और अब इसके बाद ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 103वां संशोधन होता है, इकोनॉमिक आधार पर कोटे का निर्धारण कर दिया जाता है और संविधान द्वारा जो ओपन एक डोमेन होता है उनको इससे बाहर रखा जाता है और सिर्फ अपर क्लास, इसमें जो जनरल क्लास रहते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य रहता है कि जो संविधान की भावना है उसको आहत होता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के ये विरुद्ध जाता है। इसके अलावा एस सी एस टी ओ बी सी जिस तरीके से एक्सक्लूड कर दे जाते हैं वो संविधान का जो एक मूल आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी अवमानना करता है। आगे ये भी कहा जा रहा है 1975 का वाद आता है एन एम थॉमस बनाम केरल राज्य। इसमें इस में जस्टिस भट्ट द्वारा उद्घोष करते हुए कहा जाता है कि जो एस सी एस टी ओ बी सी के जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कोई फ्री पास के तरीके से नहीं है अथवा किसी पर कोई अनुकंपा नहीं की जा रही है कि आरक्षण को एक अनुकंपा के तौर पर देखा जाए, बल्कि ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। जिस तरीके से अतीत में जो भी अन्याय हुआ है उसको कंपनसेट करने का और सभी के साथ एक सोशल जस्टिस करने का ये आधार है और ऐसे ही इसको देखने की बात कही जा रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि यदि केशवानंद जो डॉक्ट्रिन आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, अगर तब तक जब तक कि हम इस संविधान की मूल भावना के स्ट्रक्चर को, इसको हम इररिलेवेंस नहीं मानते हैं, तब तक संविधान में ये जो 103वां अमेंडमेंट होता है उसको एक अभिशाप के तौर में देखना चाहिए। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि जस्टिस भट्ट बताते हैं कि अदालत समकक्ष यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि जो लोग इस आर्थिक मानदंड आरक्षण के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं लेकिन देश की आबादी का 82% एस सी एस टी ओ बी सी का गठन करने वाले इस बड़े वर्ग से संबंधित है, वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जनरल वर्गों की बात हो रही है, जनरल लोगों की बात हो रही है। और अंत में ये भी कहा जा रहा है कि न्यायालय ने भेदभाव के सबसे घातक रूप को माफ कर दिया। भेदभाव का एक रूप
जो समानता वास्तव में क्या मांग करता है इसके विपरीत है। अगर खड़े होने की अनुमति दी जाती है तो अदालत का फैसला संवैधानिक शरारत का पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है। बेसिकली यहाँ पर क्रिटिकली इस पूरे आर्टिकल में जो जजमेंट आता है, जिस तरीके से 3:2 द्वारा इस 103वें संशोधन को वैलिड इसको ठहरा दिया जाता है, इस आर्टिकल में इसी की आलोचना की जा रही है और जस्टिस रविंद्र भट्ट जी के मत को पूरे आर्टिकल में तर्क के तौर पर दिखाया गया है। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।